So students, let us start with another topic, that is electromagnetic induction. Michael Faraday, as I have already discussed with you, he was a very good experimentalist. And he made many important inventions, like electric motor is one of them. But after the discovery of Oersted experiment, in which we got magnetism from electricity, Michael Faraday was curious about producing electricity from magnetism, because he was of the idea that nature always prefers symmetry. इसका मतलब क्या होता है? नेचर कोई भी चीज अकेले नहीं बनाता. लाइक फॉर एग्जाम्पल, डे है तो नाइट है, कहीं पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, तो कहीं पे डीप प्लेन्स भी हैं और डीप वैलीज भी हैं, कहीं पे डेजर्ट्स हैं तो कहीं पे रिवर्स हैं, ग्रीननेस है, फॉरेस्ट है. ये सब नेचर का ही बनाया हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म मिल रहा है, वो भी नेचुरल प्रोसेस था. इसीलिए माइकल फैराडे ने सोचा कि किसी भी तरह से मैग्नेटिज्म से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलनी ही चाहिए, बस हमें उस टेक्नोलॉजी को समझने की ज़रूरत है. तो उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए माइकल फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. उसमें से एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था. माइकल फैराडे ने एक कॉइल ली, से C1 कॉइल, और उसको एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया. गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रेजेंस ऑफ करंट डिटेक्ट करता है. इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट. कितना करंट फ्लो हो रहा है वो नहीं, नॉट द अमाउंट ऑफ करंट, बट वेदर करंट इज फ्लोइंग और नॉट, उतना ही. तो गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया एक कॉइल के साथ, और उस कॉइल के विसिनिटी में, ये जो उसका एम्प्टी स्पेस है अंदर का, इस विसिनिटी में, इस एरिया में बार मैग्नेट को अंदर ले गया, बाहर लाया, अंदर ले गया, बाहर लाया, अंदर ले गया, बाहर लाया. तो पहली बार में तो उसको सफलता नहीं मिली, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, वीक मैग्नेट चेंज करके उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और फाइनली उसे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग मिली, डिफ्लेक्शन मिल गया. तो क्या ऑब्जर्वेशन था? उसने ये देखा कि जब किसी कॉइल में ये गैल्वेनोमीटर है, जब किसी कॉइल में मैग्नेट को अंदर ले जाया जा रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है. पहले ये नल पोजीशन पे था, पहले 0 पे था, अब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिली.
और उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। फिर उसने ये देखा कि जब इसे दूर ले जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं विसिनिटी में से, तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पहले अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये था, जब मैग्नेट अंदर आ रहा था, तो मैग्नेट के बाहर जाते समय डायरेक्शन रिवर्स हो गया। करंट की क्या मैग्नीट्यूड होगी उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है आपकी क्लास में, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, कितना करंट फ्लो होता है, वो सब। और अभी सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब मैग्नेट अंदर जा रहा है तब डिफ्लेक्शन दे रहा है, जब बाहर निकल रहा है तब डिफ्लेक्शन दे रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब इसे अंदर ले जाके मैग्नेट को यूं ही रख दिया तो टेम्पररी डिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन फिर जीरो पे आके, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो जीरो पे आके अटक गया, यानी डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो इससे कंक्लूड ये करने में आया, पहले हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर, current flows. When magnet is removed out, current flows in opposite direction. Or third, when magnet is kept steady in the vicinity of solenoid या of coil, no current is obtained. तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं to produce current from magnet, magnetic field must be changing. और जब आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से नहीं मिलता, एक वर्ड आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके चेंज होने से करंट मिलता है। पर ये हायर स्टैंडर्ड की बात है, तो आप अपने क्लास के लिए बस मैग्नेटिक फील्ड को ही, क्योंकि देखिए जब आप इसे अंदर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में बढ़ेगा, जब दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। इसलिए इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे मतलब नहीं है, चेंज होना चाहिए। इसी एक्सपेरिमेंट को इस तरह से भी परफॉर्म किया जा सकता है। एक कॉइल लिए, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए, एक और कॉइल ले लिए, उसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए और इस कॉइल में टैपिंग की लगा दीजिए। टैपिंग की कैसे होती है? डोरबेल की तरह, आप प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए तो वो फिर से स्विच ऑफ हो जाएगी। तो आप इसे टैप करते रहिए, टैप कीजिए छोड़िए, टैप कीजिए छोड़िए, टैप कीजिए छोड़िए, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बंद होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बंद होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बंद होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होगा और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें से करंट देगा। इस चेंजिंग फील्ड की वजह से इस कॉइल में, कॉइल 1 में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब देखिए, क्योंकि ये ना ये कॉइल इसे टच कर रही है ना मैग्नेट टच कर रहा था, इसीलिए इस तरह के करंट को
इंड्यूसिंग करंट कहा जाता है। और इस फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे अगर आप करंट को स्विच को प्रेस करके छोड़ देंगे, मान लीजिए कि आपने स्विच को प्रेस किया और छोड़ दिया, प्रेस किया हुआ रखा है, तो इसमें वही होगा, टेम्पररी डिफ्लेक्शन देगा, फिर जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट करंट देगा, बैटरी लगी हुई है। इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ बैटरी की जगह पे आप लगा दीजिए एसी सोर्स। एसी सोर्स कैसा होता है, जिसका करंट अपने आप चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चेंजिंग करंट प्रोड्यूस होगा, पास होगा, इसकी वजह से चेंजिंग फील्ड मिलेगी, चेंजिंग फील्ड इसमें से पास होगी, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट मिल जाएगा। अब यहाँ बात आएगी कि करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। हालांकि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने मोटर में पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लीजिए आप पहले, तीनों उंगलियों को, द थंब, द फर्स्ट फिंगर एंड द मिडिल फिंगर आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, एक डायरेक्शन में फोर्स लेंगे, तो जिस डायरेक्शन में ये जो थर्ड एक्सिस रहेगी, उस डायरेक्शन में आपको करंट मिलेगा। इसको आप शो करेंगे थंब से, इसे आप शो करेंगे फोर फिंगर से, और ये शो होगा आपके मिडिल फिंगर से। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। और यहाँ पे ये टॉपिक, हाँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होती है।